हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर आए हैं और इस कंसेप्ट की हेल्प से आपके 2 मार्क्स बोर्ड में बेटा जी 101% आएंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो कंपाउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज ऑक्सो कंपाउंड। ये ऑक्सो कंपाउंड क्या है? तो ध्यान से देखो कि अगर ऑक्सो कंपाउंड की हम बात करें बेटा जी, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम ऑक्सो कंपाउंड्स कहते हैं। मतलब कि आपका ऑक्सीजन से क्या होना चाहिए? आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर ये कहानी होगी तो बेटा जी उसे हम ऑक्सो कंपाउंड कहेंगे। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, बोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, ओलियम है, मार्शल्स एसिड है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, उन्हीं को हम ऑक्सो कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहां पे क्या है कि आज हम यही सीखने वाले हैं कि सर अगर ऐसे जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, और ये क्वेश्चंस बेटा जी एग्जाम में, बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इसका नाम कैसे याद करें, कैसे हम इतने सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर याद रखें। तो एक ट्रिक के थ्रू सारी चीजें हेल्प, आपका काम बन जाएगा। इधर देखो, सबसे पहले देखते हैं कि अगर मैं ये कंपाउंड लिखूं H2SO4, मैंने लिखा HNO3, मैंने लिखा BOH का होल थ्राइस, मैंने लिखा H3PO4। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके नाम बता दो तो आप बहुत आराम से बता दोगे, क्योंकि ये कंपाउंड्स आपके लिए बहुत ज्यादा फैमिलियर है, आपने बहुत ज्यादा देखे, तो आप सब बता दोगे कि सर ये सल्फ्यूरिक एसिड है, दिस वन इज नाइट्रिक एसिड है, ये बोरिक एसिड है, और ये आपके पास फॉस्फोरिक एसिड है। अगर हम इस कंपाउंड के लिए जगह अगर मैं आपके सामने H2SO3 कर दूं, मैं H2SO2 कर दूं, मैं H2S2O7 कर दूं, मैं H2S2O8 कर दूं, मैं H2SO5 कर दूं बेटा जी, तो क्या आप इन कंपाउंड्स के नाम बता सकते हो? नहीं बता सकते। अगर मैं HNO3 की जगह आपसे HNO2 का नाम पूछूं, HNO का नाम पूछूं, इस तरीके के कंपाउंड्स पे पूछूं मैं, तो आप बेटा जी इसका नाम नहीं बता पाओगे। और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं हम। इसमें पूछ लें, अगर मैं आपसे H3BO3 का नाम पूछ लूं, H3BO2 का नाम पूछ लूं, H3PO का नाम पूछ लूं, तो आप इनके नाम बेटा जी नहीं बता पाओगे। और मैं अब आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत ही मार्वेलस ट्रिक है, और इस ट्रिक को अगर आपने एक बार सीख लिया तो बेटा जी कभी भूलोगे नहीं, और जब भूलोगे नहीं तो एक भी कंपाउंड ऐसा नहीं होगा कि जिसकी नेमिंग आपसे ना हो, ये बात की गारंटी है मेरी। ठीक, चलो अब आपको प्रॉब्लम तो दिख गई कि सर प्रॉब्लम आ रही है कि हम जो फेमिलियर हैं उनके नाम हमें पता है। क्यों? क्योंकि वो हमें याद हो गए हैं, वो हम रट चुके हैं। लेकिन अगर मेरे पास कोई अननोन कंपाउंड आ जाए जो बहुत ज्यादा फेमिलियर ना हो, जिसका यूज बहुत ज्यादा ना हो, बहुत कम यूज हुआ हो कभी, लेकिन हमारा ध्यान उस पर ना गया हो, और अगर उस कंपाउंड की नेमिंग की बात पूछें तो आपके तोते उड़ जाने हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि इसकी नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं, उस ट्रिक को बताता हूं कि जिससे आप किसी भी ऑक्सो कंपाउंड्स की नेमिंग एक चुटकी बजाते ही आप बता देंगे कि सर इसकी नेमिंग क्या होगी। मैं ये रफ करता हूं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। इधर देखो बहुत ध्यान से। अब हम सबसे पहले सीख रहे हैं कि सर नॉमेनक्लेचर हम ऑक्सो कंपाउंड्स का कैसे करेंगे। तो यहां पर अब हमारा डिस्कशन है बेटा जी नॉमेनक्लेचर पे, यहां पर हमारा डिस्कशन है नॉमेनक्लेचर पे। और अगर आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी ऑक्सो कंपाउंड का, सारे कंपाउंड की कहानी नहीं है, किसी भी ऑक्सो कंपाउंड का अगर आप नॉमेनक्लेचर करना चाहते हो बेटा जी, तो उसके नॉमेनक्लेचर को हम on the basis of ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती हो तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से आप किसी भी कंपाउंड की नेमिंग को बहुत आराम से, बड़े प्यार से बता सकते हो, बहुत प्यार से। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो सबको आता होगा, क्योंकि 11th क्लास में हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर है, वहां पर हमने बहुत सारे कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो बहुत सिंपल सी कहानी है ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से हम कैसे ऑक्सो कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बताएंगे वो ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूं
कि मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ रही है। सर इसका क्या मतलब है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि कौन एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन देने की या कितने इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, दैट नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब दिमाग लगाओ कि अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट है तो वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे, जितने उसके वैलेंस शेल में होंगे। तो जितने भी किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मैक्सिमम बेटा जी उतने ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो वही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी देखनी है तो जो भी आपके पास सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख लीजिए वैलेंस शेल से कि उसके पास कितने वैलेंस शेल हैं, और जितने उसके पास वैलेंस शेल होंगे दैट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और फॉर्मूले के थ्रू आप निकालो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअल में कितनी आ रही है। अगर एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर है तब हमें क्या करना पड़ता है कि सर उसके सफिक्स में हमें एक एसिड लगाना है। अभी डाइजेस्ट होंगी सारी चीजें, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ करा देता हूं। एग्जाम्पल पे मैंने H2SO4 ले लिया, यहां पे बेटा जी मैंने आपके सामने HNO3 ले लिया। हालांकि आप इनके नाम जानते हो लेकिन मैं इस ट्रिक के थ्रू भी आपको दिखा देता हूं। यहां पर बेटा जी सेंट्रल एटम जो मेरा है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो सल्फर के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 16 एटॉमिक नंबर है 2, 8, 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सर इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? 6। अब आप फॉर्मूले से निकालो इसकी, सर कितनी आ रही है? 1 × 2, 2 हाइड्रोजन 1 प्लस x निकालनी है, 4 मेरे पास ऑक्सीजन है, -2 चार्ज नहीं है इसलिए 0। तो यहां पे कितना आ गया बेटा जी? x, ये कितना आ जाएगा? 8। तो ओवरऑल -6, यहां पर भी आपका x = +6। मतलब कि H2SO4 के अंदर आपका एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर आ रहा है। और जब एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर आएगा तो उस कंपाउंड के सफिक्स में हमें एक एसिड लगाना है, तभी हम इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इधर देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो बेटा जी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 5। तो सर मैक्सिमम तो इसके पास 5 है। लेकिन अगर मैं इसकी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो आप निकाल लो, एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की 1 प्लस नाइट्रोजन 1 है, x + 3 × -2 = 0। तो यहां से निकालोगे x = +5 आ जाएगी बेटा जी। तो यहां पे आपने देखा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +5। तो यहां पर भी आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ रही है। और ऐसा मुद्दा है तो सर सफिक्स में एक एसिड लगाना है हमें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड। तो जैसे भी जितने भी कंपाउंड्स होंगे, फॉस्फोरिक एसिड है, बोरिक एसिड है, जितनी भी कहानियां हैं वो सब आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअल वाला निकाल लो, मैक्सिमम वाला कर लो, कैलकुलेट कर लो, बराबर आ रही है एक एसिड। तो बहुत सिंपल सी कहानी है। लेकिन सर प्रॉब्लम तो यहां थी नहीं, ये तो हम बिना निकाले ही बता सकते थे कि इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका नाम नाइट्रिक एसिड है। प्रॉब्लम तो वहां है जिसके बारे में हमें नहीं पता। आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दो। अब ध्यान से देखो कि बेटा जी अगर मेरे पास जो भी कंपाउंड है, मैंने यहां कंपाउंड लिख रखा है, चलो H2SO4, या फिर मेरे पास HNO3 है, या फिर मेरे पास H3PO4 है, इन सब में देख लेना आप एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर ही आएगी। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एंड दिस वन इज फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब क्या करूं कि अगर बेटा जी ये जितने भी कंपाउंड्स है इसमें से एक ऑक्सीजन में अगर माइनस कर दूं तो यहां पे क्या बनेगा? H2SO3, HNO2, H3PO3, एक ऑक्सीजन माइनस कर दिया। और जैसे ही आप एक ऑक्सीजन माइनस करोगे उसके एक ऑक्सीजन कम होने की वजह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 की कमी आ जाएगी। मतलब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कम हो जाएगी। मतलब कि अब जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेटा जी मैक्सिमम -2 आ रही है। कितनी आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट? मैक्सिमम -2 आ रही है। एग्जाम्पल देखते हैं। सर यहां पे मैंने निकाला H2SO3 और दूसरा ले लो, चलो HPO3, इसका निकालते हैं। यहां पर आपके पास सल्फर है, मैक्सिमम +6 है, आप निकाल के देखो यहां पे बेटा जी आपकी +4 आ रही होगी। यहां पर फास्फोरस की मैक्सिमम +5 है, आप निकाल के देखो यहां पे +3 आ रही होगी। तो आपको दिख जाएगा कि सर ये जो कंपाउंड है
इन कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो मैक्सिमम से कहीं ना कहीं 2 कम है। और अगर कभी भी किसी भी कंपाउंड में एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से -2 हो जाए तो उसके अंदर बेटा जी इस इक एसिड को हटा के आपको बस अस एसिड का मुद्दा सेट कर देना है और आपका काम हो गया। तो जो अभी हमने H2SO3 लिखा था दैट इज सल्फ्यूरस एसिड, जो मैंने H3PO3 लिखा था दैट इज फॉस्फोरस एसिड। तो बहुत सिंपल सी कहानी होती। अब आप निकाल लो HNO2 निकाल लो, आप H3BO2 निकाल लो, अब जितने भी कंपाउंड्स हैं आप उनका अच्छे से नेमिंग कर सकते हो अगर इन दोनों के अंदर वो फंस रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा जी मैं एक और ऑक्सीजन माइनस कर दूं यहां पर, तो एक ऑक्सीजन और माइनस करूंगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2- और हो जाएगी, और जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट 2- और हो गई तो अब आप कह सकते हो कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू मैक्सिमम -4। अब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से -4 हो गई, और जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट -4 जाएगी आप इसके सफिक्स में अस एसिड लगा देना। अब आप कहोगे कि सर फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यहां पे भी आप अस एसिड लगा रहे हो और यहां पर भी आप अस एसिड लगा रहे हो, लेकिन ध्यान रखो इस बात को कि जब मैक्सिमम -2 है तो सिर्फ सफिक्स में अस एसिड है, जब मैक्सिमम -4 होगा तो सर सफिक्स में तो अस एसिड रहेगा लेकिन प्रीफिक्स में यहां पर आ जाएगा। प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा, सॉरी हाइपो आ जाएगा। प्रीफिक्स में यहां क्या आ जाएगा बेटा जी, हाइपो आ जाएगा। तो अब अगर जैसे मैं कंपाउंड्स के नाम लिखता हूं जैसे कि H2SO2, जैसे कि HNO, आप निकाल के देखो इस सल्फर की मैक्सिमम कितनी है +6, आ कितनी रही है इस कंपाउंड में +2, कैलकुलेट करना। यहां पे नाइट्रोजन की कितनी है सर +5 मैक्सिमम, लेकिन आ कितनी रही है +1, मैक्सिमम -4 है, और मैक्सिमम -4 है तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम हो गया हाइपोनाइट्रस एसिड। सिंपल हो गया। और देखो कमाल की चीजें दिखाते हैं। और अब ये तो हमने देख लिया, चलो सर कम तो बहुत कर ली, -4 तक पहुंच गए। अब भाई नाइट्रोजन में तो उससे कम होएगी नहीं, 5-6 तो पहुंच नहीं सकती, एक ऑक्सीजन और कम कर दें तो, और फिर वो एक्सो कंपाउंड भी नहीं रहने वाला है ना। अब मैं क्या करूं कि चलो मुझे कोई कंपाउंड ऐसा मिल जाए सर, अगर मैं उसमें ऑक्सीजन एक ऐड कर दूं, कोई ऐसा कंपाउंड दिख जाए, तब क्या होगा, तब आप समझ जाओगे कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट अब मैक्सिमम से ज्यादा आने वाली है, मैक्सिमम +2 आएगी बेटा जी अब ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +2 आ जाए तो मैक्सिमम +2 में भी बेटा जी हम सफिक्स में इक एसिड लगाते हैं। आप फिर कहोगे कि सर प्रॉब्लम अब भी है, जब मैक्सिमम के बराबर थी तब भी इक एसिड था, मैक्सिमम से ज्यादा है तब भी इक एसिड है, लेकिन मैक्सिमम से जब ज्यादा होगी तो सफिक्स के साथ साथ प्रीफिक्स में भी चेंज आएगा, प्रीफिक्स होगा बेटा जी इसका पर। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, मैंने आपके सामने लिख दिया H2SO5, दिस इज कैरोस एसिड। अगर मैं H2SO5 की बात करूं तो इस H2SO5 में बेटा जी सल्फर की मैक्सिमम होती है +6, लेकिन आप निकाल के देखो यहां पे +8 आ रही होगी। +8 का मतलब कि मैक्सिमम से भी 2 ज्यादा है, तो इसका नाम हो जाएगा पर सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज अ पर सल्फ्यूरिक एसिड। हो गया काम। तो ये भी हमने देख लिया कि अगर इस तरीके की कहानी बनेगी, मैक्सिमम -2 पे क्या होगा, मैक्सिमम -4 पे क्या होगा, मैक्सिमम +2 पे क्या होगा, या फिर मैक्सिमम पे क्या होगा, ये सारी चीजें आपने एकदम बेहतरीन तरीके से समझनी। ठीक है। अब देखो कि यहां पे मेरे पास कंपाउंड था जैसे H2SO4 था, या दूसरा कंपाउंड मेरे पास बेटा जी H3PO4 है। ध्यान से देखो इस बात को, ये भी यहां से भी हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर मैं इन दोनों कंपाउंड से वाटर का एलिमिनेशन करूं, यहां पे मेरे पास H2SO4 है और यहां पे मैं H3PO4 को ले लेता हूं, -H2O और यहां पर भी -H2। अगर मैं H2SO4 में से वाटर निकाल दूं तो बच क्या रहा है, देखो हाइड्रोजन निकल जाएंगे दोनों, एक ऑक्सीजन, तो यहां बचेगा SO3। यहां पर भी सेम कहानी है, हाइड्रोजन कितना बचेगा, एक P और एक 3 हमारे पास क्या बच जाएंगे, ऑक्सीजन। ये हमारे पास है SO3, ये हमारे पास है HPO3। ध्यान से देखो इन कंपाउंड्स को। आप पूछो कि सर इसकी नेमिंग क्या होगी, अब इनके नाम कैसे रखेंगे आप, तो बेटा जी मैं नेमिंग पढ़ा किसकी रहा हूं, ऑक्सो कंपाउंड। क्या ये ऑक्सो कंपाउंड है, नहीं है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है।
ऑक्सो कंपाउंड वही होते हैं जिनमें ऑक्सीजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा होता है। यहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं तो ऑक्सीजन जुड़ेगा ही नहीं, तो ये बेटा जी ऑक्सो कंपाउंड्स नहीं है। तो जो हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं वो यहां पर नहीं सेट होगा और इसकी नेमिंग हम नहीं कर पाते। ये हमारे पास नॉर्मल से कुछ एनहाइड्राइड बनकर रह जाते हैं। ये हमारे पास क्या है कि कुछ नॉर्मल से एनहाइड्राइड बनकर रह जाते हैं। तो ये कहानी है हमारी। लेकिन सर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें तो हाइड्रोजन है, और अगर हाइड्रोजन है तो वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा, और अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा तो ये एक ऑक्सो एसिड है। और ऑक्सो एसिड्स की नेमिंग तो आप सिखा रहे हो, तो इसका नाम क्या होगा? तो याद रखना कि किसी भी एक एसिड वाले कंपाउंड में से अगर आप वाटर को एलिमिनेट करते हो तो आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ वाटर उस कंपाउंड को आप क्या कहोगे? उसमें एक एसिड से निकाला है तो सर एक एसिड को तो छेड़ना ही नहीं है आपको, उसका सफिक्स तो डिट्टो छाप दो, लेकिन प्रीफिक्स में आप इसके क्या करोगे? मेटा लगा दोगे। प्रीफिक्स में आप क्या करोगे बेटा जी? इसके मेटा लगा दोगे। तो इसका नाम हो जाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ही आपके पास H3BO3 आ जाए बोरिक एसिड का, वहां पे भी अगर कुछ ऐसी कहानी बन जाए तो मेटा बोरिक एसिड। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको सिखा दिया। अब कुछ और कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में मैं आपको बताता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे रफ करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। अब देखो कि सर ये तो मैंने आपको इतने कंपाउंड्स की नेमिंग का किस्सा सुना दिया, कुछ और नया हो तो बताइए। बिल्कुल नया बताने के लिए तो बैठे हैं हम यहाँ। चलो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें बेटा जी और कंपाउंड्स की, तो ध्यान से देखो कि मैंने क्या करा कि एक एसिड वाला कंपाउंड लिया, समझो ध्यान से, और उसे एक एसिड वाले कंपाउंड में ही जोड़ दे। देखो पहली बात मैं बता दूं आपको कि ये जो मैं आपको नॉमेनक्लेचर की कहानी सुना रहा हूं, इट्स अ ट्रिक है। ये हमने बहुत सारे कंपाउंड्स को ऑब्जर्व किया है और ऑब्जर्वेशन के बाद में हमने एक ट्रिक बनाई है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी कोई कंपाउंड उठा लोगे और उसका नाम पूछ लोगे। ये उन कंपाउंड्स की नेमिंग पर ही वैलिड है जो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई रैंडम कंपाउंड मेरे सामने रख दोगे, सर इसकी नेमिंग क्या होगी? ऑक्सो कंपाउंड है तो कंपाउंड होना तो चाहिए ना, ऐसे थोड़ी नाम बता दूंगा बोल के। तो यही बात है कि अगर आपके पास कोई एक एसिड है और उसके साथ में एक एसिड को जोड़ दूं और जो भी आपका बने उसमें से बेटा जी वाटर को मैं एलिमिनेट कर दूं, तो आपका जो ए कंपाउंड बनेगा, अगर इस ए कंपाउंड में मैं ऑक्सीजन जोड़ दूं एक, तो जो आपका बी कंपाउंड बनेगा। बहुत ध्यान से समझो कि मेरे पास दो एक एसिड वाले कंपाउंड है, उनका एडिशन होगा और उसके एडिशन के बाद उसमें से वाटर एलिमिनेट कर दिया मैंने, और वाटर एलिमिनेट करा तो ए टाइप का कंपाउंड बना, और उस ए टाइप के कंपाउंड में अगर मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं तो वो बी टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। तो बेटा जी अगर एक एसिड के समेशन से बना है तो सफिक्स तो इसका भी एक एसिड रहने वाला है, और सफिक्स बेटा जी इसका भी एक एसिड ही रहने वाला है, लेकिन चेंज इनके प्रीफिक्स में आएगा। इसके प्रीफिक्स में आप पायरो लगाओगे, और पायरोइक एसिड में अगर आप एक ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो वो पायरो से पर ऑक्सो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट इज पर ऑक्सोइक एसिड बन गया आपका। अब रियल लाइफ में कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है वो देखते हैं। ये आपने लिया H2SO4, मैं वही कंपाउंड्स आपको बता रहा हूं जो आपके सिलेबस में है, कंपाउंड्स बहुत सारे। H2SO4 में बेटा जी आपने H2SO4 ही ऐड कर दिया, और जैसे H2SO4 ऐड करा ये आपका बना H4S2O8, ये बन गया आपका। हमें इसमें से वाटर भी निकालना है अभी, तो मैंने -H2O करा तो देखो 2 H2O निकल गए, 2 हाइड्रोजन निकले, तो H2S2O7, देखो ये बना आपका कंपाउंड। मैं पूछूं इसका नाम क्या है, तो ये A टाइप का कंपाउंड है, तो सर पायरो तो इसके प्रीफिक्स में आ गया, और ये है क्या? सल्फर का कंपाउंड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, तो दिस वन इज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं इसके अंदर एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं तो ये बनेगा H2S2O8, इसको हम कहते हैं पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, दिस वन इज पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपने इस तरीके से क्या करा, इसकी भी नेमिंग कर ली, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद
मान लो कि अगर कोई दो अस एसिड वाले कंपाउंड जुड़े उनमें से वाटर एलिमिनेट हो गया, उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा ए वाला उसको कहेंगे हम पायरो अस एसिड। चेंज किसमें होगा? अस एसिड, बिकॉज वो दो अस एसिड से मिलकर बना है। उसके बाद उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दो तो वो बनेगा पर ऑक्सो सल्फ्यूरस या पर ऑक्सो जो भी है अस एसिड बन जाएगा। अब दिमाग में आ रहा होगा सर एक अस एसिड वाले को जोड़ देता हूं एक एसिड वाले को जोड़ देता हूं। बेटा जी ऐसा कंपाउंड फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा कंपाउंड फिर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, फिर हम उसकी नेमिंग का कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा सकते। तो ये हमारे पास सारा का सारा खेल है ऑक्सो कंपाउंड की नेमिंग का, उसके नॉमेनक्लेचर का। जब हमने ये ऑक्सीडेशन के एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से, ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी से मैंने आपको सारे ऑक्सो कंपाउंड्स की नेमिंग का सिलसिला सुना दिया। अब हम फिर एक बहुत अच्छी ट्रिक यूज करेंगे कि सर आपने नाम तो बता दिए, इनके स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, बिकॉज स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस स्ट्रक्चर को मैं आपको सिखाता हूं कि अगर कोई भी ऑक्सो कंपाउंड्स है तो आप स्ट्रक्चर अब आपको याद नहीं करने कि H2SO4 में इधर OH आएगा इधर H आएगा, नहीं बिल्कुल याद नहीं करने, किसी का स्ट्रक्चर आपको याद ही नहीं करना। मैं आपको ऐसी सुपर डुपर ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप इतने मतलब निखर जाओगे उसमें कि आप कंपाउंड को देखते ही आपके दिमाग में उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, इतनी आपकी इमेजिनेशन हाई हो जाएगी। तो अब हम आते हैं इनके स्ट्रक्चर पे, तो आप ये लिख लो, मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की कि जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं इनके स्ट्रक्चर हम कैसे डिटरमाइन करें, और गारंटी है कि बोर्ड के हर एग्जाम में बेटा जी स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप किसी भी ऑक्सो कंपाउंड का बेटा जी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो स्ट्रक्चर के लिए 2 पॉइंट बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट होता है टाइप्स ऑफ लिंकेज, आपको पता होने चाहिए, टाइप्स ऑफ लिंकेज का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और दूसरी कहानी होती है हमारे पास, दूसरी कहानी है हमारे पास उसका स्केलेटन बनाने का। अगर आपने किसी भी कंपाउंड के लिए दोनों बातें सीख ली तो आप उसका स्ट्रक्चर अब चुटकियों में बना सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करना, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप चुटकियों में स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे, कोई भी ऑक्सो कंपाउंड आपके सामने रख दिया जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि स्ट्रक्चर के लिए टाइप्स ऑफ लिंकेज सीखना पड़ेगा और स्केलेटन सीखना पड़ेगा। अब मैं 1 बाय 1 आपको पहले दोनों चीजें सिखा देता हूं, फिर उनको अप्लाई कराऊंगा स्ट्रक्चर में, और देखना आप चुटकियों में स्ट्रक्चर सबके बना देंगे, ठीक है। चलो पहली कहानी हम स्टार्ट करते हैं सर स्ट्रक्चर में टाइप्स ऑफ लिंकेज की। ये टाइप्स ऑफ लिंकेज का मतलब क्या है, या ये टाइप्स ऑफ लिंकेज कैसे निकालते हैं, हमें कैसा पता चलेगा कि किस कंपाउंड के अंदर कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है। तो अभी हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ लिंकेज, टाइप्स ऑफ लिंकेज, ध्यान से देखो टाइप्स ऑफ लिंकेज। अब मैं आपको बताऊं तो बेटा जी हमारे पास 3 तरीके के लिंकेज होते हैं, मतलब कि एटम्स जो स्ट्रक्चर में लिंक बनाए हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो 3 तरीके से जुड़ सकते हैं। पहला होता है हमारा जिसको कहते हैं ऑक्सी लिंकेज, दूसरा टाइप होता है जिसको हम कहते हैं पर ऑक्सी लिंकेज, एंड द थर्ड वन इज विच इज कॉल्ड डायरेक्ट लिंकेज। ये देखो 3 तरीके के हमारे पास लिंकेज हैं, जिसमें पहला हमारा ऑक्सी लिंकेज है, पर ऑक्सी लिंकेज है और डायरेक्ट लिंकेज है। अगर हम इस ऑक्सी लिंकेज की बात करें तो ऑक्सी लिंकेज का मतलब होता है कि अगर आपके पास 2 कोई एटम है और इन 2 एटम के बीच अगर एक ऑक्सीजन एटम हो तो उसको कहते हैं बेटा जी हम ऑक्सी लिंकेज। तो ऑक्सी लिंकेज का फंडा सीधा है कि 2 एटम्स के बीच में अगर एक ऑक्सीजन फंस जाए, एक ऑक्सीजन बीच में आ जाए, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सी लिंकेज। पर ऑक्सी लिंकेज की कहानी क्या है बेटा जी, कि अगर आपके पास ये 2 एटम्स हैं और इन 2 एटम्स के बीच में एक परऑक्साइड बॉन्ड बन जाए तब हम उसको कहते हैं पर ऑक्सी लिंकेज, तब हम उसको क्या कहेंगे पर ऑक्सी। डायरेक्ट के नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट का मतलब है कि 2 एटम्स जब डायरेक्टली ऐड हो जाए एक दूसरे से, उनके बीच में कोई भी ऑक्सीजन ना आए, तब हम उसे कहते हैं डायरेक्ट लिंकेज। तो 3 तरीके के लिंकेज, ऑक्सी लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज एंड डायरेक्ट लिंकेज। अब लिंकेज आप देख लेंगे कि सर इस तरीके के लिंकेज होंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि जो भी कंपाउंड है उसके अंदर पर ऑक्सी लिंकेज है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सर 2 एटम्स के बीच में कहीं ना कहीं पर ऑक्साइड बॉन्ड की कहानी है। और अगर ये हमारे पास मुद्दा है बेटा जी, तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर कंपाउंड देख के मुझे पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर कौन सा लिंकेज है। अगर ये मुझे पता चल जाए कि लिंकेज कौन सा है
तो थोड़ा सा हो सकता है कि स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो जाए, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि सर इस तरीके की कुछ कहानी होगी इसके अंदर। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो कि अगर मैंने ये आपको लिंकेज बता दिए, अब मैं आपको ये बता दूं कि कंपाउंड को देख के आप कैसे बताओगे कि कौन सा लिंकेज है, तो बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप याद रखो कि अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ रही हो, अगर किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ रही होगी, 101% वहां पर ऑक्सी लिंकेज की कहानी होगी, 101%। आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, उसकी मैक्सिमम देखो, अगर बराबर आ रही है तो बेटा जी 101% वहां पर ऑक्सी लिंकेज का कांसेप्ट होना होता है। इसी तरीके से परऑक्सी लिंकेज का क्या, कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी ज्यादा हो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, उस केस में हम बात करेंगे कि वहां पर 101% बेटा जी परऑक्सी लिंकेज की कहानी होगी। तो जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि सर लिंकेज किस तरीके का है उन एटम्स के बीच में। और तीसरी कहानी कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी मैक्सिमम से कम हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम हो, तो आपका डायरेक्ट लिंकेज होता है। तो ये लिंकेज का कॉन्सेप्ट भी ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से मैंने आपको सॉल्व कर दिया। याद करो, एक बार रिकैप करते कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम के बराबर है तो ऑक्सी लिंकेज, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम से ज्यादा है परऑक्सी लिंकेज, और अगर कम है तब डायरेक्ट लिंकेज की तरफ हम मूव करेंगे। तो ये हमारे पास कहानी है बेटा जी लिंकेज की। अब आपको कंपाउंड देख के लिंकेज तो आप क्लियर कर सकते हैं कि सर इसके अंदर कौन सा लिंकेज होगा। मैं कोई भी कंपाउंड लिख दूं, आप तुरंत उसके अंदर लिंकेज निकाल लो कि सर इसके अंदर ये लिंकेज होने वाला है। तो लिंकेज की कहानी तो ये है। अब इसके बाद मैं आपको स्केलेटन की कहानी बताता हूं कि स्केलेटन का मुद्दा क्या रहेगा। ध्यान से देखो, मैं सिर्फ करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं बात करता हूं बेटा जी इनके स्केलेटन की, कि इनका स्केलेटन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ध्यान से देखो कि अगर हम स्केलेटन की बात करें तो अगर मेरे पास कोई 13 ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है, 14 ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है, 15 का हो सकता है, 16 का हो सकता है, 17 का हो सकता है। बहुत ध्यान से देखो, ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। 13, 14 हालांकि हमारे सिलेबस पे नहीं है, हमारे 15, 16, 17 पे फोकस है, लेकिन 2 मिनट का काम है, सीख लो। अगर आपके पास कोई 13 ग्रुप का है, मानो जैसे बोरोन है, तो स्केलेटन कुछ इस तरीके का रहने वाला है। अगर 14 ग्रुप का है तो आप बेटा जी इस तरीके का स्केलेटन बना के खड़ा कर दो, जैसे ही आपको कहीं भी 14 ग्रुप का कोई एलिमेंट दिखाई दे ऑक्सो एसिड्स में। ठीक है, 15 ग्रुप दिखाई दे तो बेटा जी जैसे ही आपको 15 ग्रुप दिखाई दे, एक ऐसा स्केलेटन बना के रख दो तुरंत बिना कुछ देखे। 16 ग्रुप दिखाई दे तो बेटा जी एक ऐसा स्केलेटन आंखों के सामने बना के रख लो, जैसे ही दिखाई दे आपको 16 ग्रुप का कोई भी हो। 17 आपको ग्रुप दिखाई दे तो बेटा जी एक ऐसा सा स्केलेटन क्लियर कर लो, कुछ इस तरीके का स्केलेटन बना लो। तो 13, 14, 15, 16, 17 ग्रुप का अगर कोई भी एलिमेंट आपको दिख रहा है जो एक ऑक्सो एसिड है, तो उसकी कहानी आप बेटा जी इस तरीके से बना सकते हैं। और जैसे ही आपने इतना काम कर लिया, अब आप स्केलेटन भी सीख गए और टाइप्स ऑफ लिंकेज भी सीख गए। अब मैं आपको स्ट्रक्चर की तरफ लेकर चलता हूं और किसी भी ऑक्सो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे स्ट्रक्चर उनके बनेंगे। आप एक बार इस स्केलेटन का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब मैं इसे रफ करता हूं और उससे पहले मैं आपको दो छोटी छोटी सी बहुत जरूरी सी बातें बताता हूं। वो दो बातें जरूरी क्या हैं, दो जरूरी बातें क्या हैं। देखो, मैं एक चीज पहले आपको क्लियर कर दूं कि बेटा जी ये जो मैं स्ट्रक्चर आपको कंपाउंड के बनाने सिखा रहा हूं, हालांकि अगर कोई भी कंपाउंड है तो उसका स्ट्रक्चर एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। भाई कोई भी चीज का स्ट्रक्चर तो आप एक्सपेरिमेंट से देख सकते हो, रियलिटी से देख सकते हो कि वो कैसा है, लेकिन हम उन रियलिटी स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करके कुछ ट्रिक्स बनाते हैं जिनके थ्रू हम उन स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन कर सके। तो ये स्ट्रक्चर्स पहले से एक्सपेरिमेंटल ऐसे हैं, उनको देखकर हमने ट्रिक्स बनाई है कि आगे हमें याद करने पड़े, तो इन ट्रिक्स के थ्रू हम इन स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहां पर जो मैं ट्रिक्स पढ़ा रहा हूं, यहां पर आपके एक दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तो वो दो एक्सेप्शंस की कहानी भी मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से देखिए, पहली चीज क्या है बेटा जी हमारे पास, पहली चीज ये है कि अगर आपको पता है कि जो आपका हाइड्रोजन एटम है, भाई ऑक्सो के अंदर हाइड्रोजन एटम होगा, नो डाउट, हाइड्रोजन एटम should not be directly attached, should not be
डायरेक्टली अटैच्ड, आपको ये बात याद रखनी है, शुड नॉट बी डायरेक्टली अटैच्ड विद सेंट्रल एटम। भूल के भी ये काम मत करना कि सेंट्रल एटम से आप डायरेक्ट कभी भी हाइड्रोजन एटम को नहीं जोड़ोगे। बट देयर इज वन एक्सेप्शन, except in one case, except in case of phosphorus, in case of phosphorus। फॉस्फोरस के कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ जुड़ जाता है। एक्सेप्ट फॉस्फोरस, आपको कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें हाइड्रोजन एटम आपका किसी सेंट्रल एटम के साथ जुड़ रहा हो। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन। दूसरी कहानी क्या है, अब तक हमने देखा था कि सर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम होगी तो डायरेक्ट लिंकेज होता है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था, लेकिन यहां पर भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है एक्सेप्ट इन केस ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के अंदर ही दोनों एक्सेप्शंस होते हैं। अगर फॉस्फोरस वाले कंपाउंड में बेटा जी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम भी आ जाए तो उसके पास कम से कम एक ऑक्सी लिंकेज होगा ही होगा। अगर यहां पर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम भी है तो एटलीस्ट इसके पास बेटा जी ऑक्सी लिंकेज तो होगा ही होगा। तो फॉस्फोरस के केस में याद रख लेना कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर है तब भी ऑक्सी लिंकेज है, मैक्सिमम से कम है तब भी ऑक्सी लिंकेज है, लेकिन अगर मैक्सिमम से ज्यादा हो जाएगी तब उस केस में वहां पे पर ऑक्सी लिंकेज की कहानी बन जाएगी। तो ये हमारे पास दो एक्सेप्शंस हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। अब मैं आपको स्ट्रक्चर की तरफ लेके चलता हूं और मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स लिख देता हूं जो हम ड्रॉ करने वाले हैं। आप लिख लीजिए इन एक्सेप्शंस को। चलो अब देखो बेटा जी, ध्यान से, बहुत ध्यान से इधर देखो कि मैं यहाँ कंपाउंड बनाता हूं H2SO4, यहां लिखा मैंने H2SO5, यहां लिखा मैंने HNO3, यहां लिखा मैंने H3PO4। चलो इनसे छोटे छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 में पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जी इसकी +6 आ रही है। आप निकाल के देखो 2 + x - 8 = 0, तो x = +6। यही सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है और यही इसकी क्या है, मैक्सिमम। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर आ रही है तो ऑक्सी लिंकेज है, ये तो क्लियर है। और हम जानते हैं कि सर हाइड्रोजन डायरेक्ट इस सल्फर से नहीं जुड़ सकता क्योंकि वो सिर्फ फास्फोरस के केस में बनती है कहानी। तो यहां पर अगर हम देखें तो सल्फर का स्केलेटन कैसा होता है, सबसे पहले स्केलेटन बनाया, बन गया। उसके बाद वो कह रहा है कि इसके पास ऑक्सी लिंकेज है, तो देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सी लिंकेज, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देखो ऑक्सी लिंकेज बन गया, स्ट्रक्चर हो गया काम। H2SO5 में जैसे जाएंगे यहां पर ऑक्सीडेशन देखो, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया तो मैक्सिमम +2 आएगी, मतलब यहां पे +8 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, मतलब मैक्सिमम से ज्यादा है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा है तो सर इसके अंदर पर ऑक्सी लिंकेज की कहानी होने वाली है। तो सल्फर का स्केलेटन तो सेम ही रहेगा, लो बना लिया स्केलेटन, लेकिन लिंकेज कौन सा है, पर ऑक्सी। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो देखो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन आपके यूज हो गए, 1 ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन और यहां पर आपका हाइड्रोजन, देखो ये भी आपका बन गया। दिस इज कैरोज एसिड कहते हैं, इसका कॉमन नेम है कैरोज एसिड। यहां से नेमिंग इसकी क्या है, पर सल्फ्यूरिक एसिड, वो सब आप सीख चुके हो। अब आ जाओ HNO3 का स्ट्रक्चर देखते हैं, H3PO4 का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले H3PO4 पे आ जाते हैं। तो H3PO4 आया, फास्फोरस का स्केलेटन बनके तैयार हो गया। अब देखो ऑक्सीजन कितने बचे इसके पास, 3, हाइड्रोजन कितने बचे, 3, तो बना दो OH OH OH, बन गया, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। HNO3 पर आते हैं तो बेटा जी यहां पर अगर मैं HNO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, देखो यहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी मैक्सिमम के बराबर है, तो यहां पे ऑक्सी लिंकेज है, ये ऑक्सी लिंकेज आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर अगर मैं देखूं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +5 है तो वो मैक्सिमम के बराबर है। और अगर ये मैक्सिमम के बराबर है तो यहां पे भी आपका ऑक्सी लिंकेज होगा। तो देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, आप जानते हो कि सर मैक्सिमम नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। एक इसके पास क्या होता है, एक इसके पास लॉन पेयर होता है और इधर अगर एक ऑक्सीजन घूम रहा है 6 इलेक्ट्रॉन लेके तो उसे क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे देता है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आपके पास HNO3 का स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको दिख जाएगा। तो ये हमने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए, आप लिखो इसे, रफ करता हूं मैं, ठीक है। मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, बनाने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके, और नहीं हो तो देखो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। देखो
अब मैंने आपको दे दिया H2S2O7, मैंने आपको दे दिया H2S2O8, मैंने आपको दे दिया Cl2O6 दे दिया, ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया। Cl2O7 ले लो, चलो Cl2O7, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने को दे दिए मैंने। अब आप सबसे पहला काम करोगे सर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो यहां पे निकाला देखो 2 + 2x + 7 - 2 = 0, तो यहां पे आ जाएगा आपका 2 + 2x - 14 = 0, तो 2x = +12 आ जाएगा और x = +6 आ जाएगा। मतलब सल्फर की मैक्सिमम भी +6 होती है, यहां भी +6, तो सर इसके अंदर ऑक्सी लिंकेज है। यहां चेक करो, देखो एक ऑक्सीजन ऐड हो गया तो मैक्सिमम से ज्यादा आ रही होगी, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, पर ऑक्सी लिंकेज। यहां पर चेक करो क्लोरीन की कितनी होती है, +7, क्लोरीन की कितनी होती है, +7, यहां पे +7 ही आएगी देखो, क्योंकि 2x + 7 × -2, तो ये कितना आ जाएगा, 2x = 14, तो x = +7। लेकिन जब ये x = +7 आ रहा है तब यहां पर ऑक्सी लिंकेज की कहानी, यहां पे सॉरी ऑक्सी लिंकेज की कहानी होगी, मैक्सिमम के बराबर ऑक्सी लिंकेज। अब ध्यान से देखो, अब बनाते हैं स्ट्रक्चर, स्केलेटन बना लो। देखो सल्फर सल्फर स्केलेटन स्केलेटन, 2 सल्फर है तो 2 का स्केलेटन, ये बन गया आपके पास। यहां पे भी 2 सल्फर है, स्केलेटन बना लो, ये बना। इधर भी आपके 2 सल्फर है, स्केलेटन बना लिया। यहां पे 2 क्लोरीन है, क्लोरीन का स्केलेटन देखो कुछ ऐसा था, क्लोरीन स्केलेटन, ये बन गया मेरे पास, और एक इसका बॉन्ड, ये दिख गया आपके स्केलेटन, बना लो। अब ये कह रहा है कि इसमें जो सल्फर सल्फर है उसके बीच में ऑक्सी लिंकेज है, तो देखो एक तो ऑक्सी लिंकेज बना दिया। अब 1 2 3 4 5 5 ऑक्सीजन यूज हो गए, 2 रह गए। अब यहां से सल्फर से डायरेक्ट तो हाइड्रोजन नहीं जुड़ेंगे, वो किसके थ्रू जुड़ेंगे, ऑक्सीजन के थ्रू। तो देखो ये बन गया आपके पास स्ट्रक्चर H2S2O7 का, पर ऑक्सी लिंकेज, तो 2 ऑक्सीजन बना दिए। अब हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा तो OH और OH, देखो आपका बन गया स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल। यहां पर देखो अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पे ऑक्सी लिंकेज है, एक ऑक्सीजन बना दो, गिन लो, सब पूरे हो गए, 7 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 क्लोरीन है, बन गया। देखो कितना सिंपल हो गया स्ट्रक्चर बनाना। अगर आप इस ट्रिक पे फोकस करोगे तो कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए आप चुटकियों में स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये तो हमारे हो गए बेटा जी इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, में आपको कुछ दे देता हूं, आप प्रैक्टिस कर लो इनकी, ठीक है। ये भी मैं रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कुछ स्ट्रक्चर्स में दे रहा हूं, घर से प्रैक्टिस करना इनकी। जैसे हम H3PO4 का देखा, ऐसे ही H3PO3 का होता है, ऐसे ही H3PO2 का होता है। आपने HNO3 का स्ट्रक्चर बनाया, आप HNO2 का भी बना सकते हो, आप HNO का भी बना सकते हो, आप N2O4 का स्ट्रक्चर बना सकते हो, N2O6 का बना सकते हो, N2O8 का स्ट्रक्चर बना सकते हो। इन सब के स्ट्रक्चर आप बना के ट्राई करो और बहुत सिंपल तरीके से बना लोगे। देखो ये फास्फोरस के एग्जांपल्स हैं, और ये जो एक्सेप्शन वाली कहानी थी वो आपको यहां दिखाई देगी। यहां पर आपको दिखाई देगा कि हाइड्रोजन एटम आपका डायरेक्टली सेंट्रल एटम से जुड़ेगा। आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे आपको प्योरली बिल्कुल बहुत अच्छे से यहां पे कहानी दिख जाएगी। तो ये तो कहानी थी बेटा जी हमारे पास, क्या कि जब आपके पास लिंकेज के थ्रू आपको स्ट्रक्चर बनाने हो तब की कहानी है। अब अगर मैं आपको छोटी छोटी सी 2-3 चीजें और बता रहा हूं और आपके स्ट्रक्चर का काम बेटा जी खत्म, क्योंकि स्ट्रक्चर आपसे, क्योंकि मैंने 15 से 17 तक की कहानी आपको सिखा दी, 18 ग्रुप की रह गई। और कुछ और हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं स्ट्रक्चर के, जैसे बहुत फेमिलियर एग्जांपल है SF4 के स्ट्रक्चर का, ClF3 के स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, Xenon F4 बनता है, Xenon F2 बनता है, Xenon F6 बनता है। बहुत सारे Xenon के भी हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जो इस तरीके के हमारे पास होते हैं। तो मैं इनके स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं, हालांकि ये सारे स्ट्रक्चर किससे बनते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से बनते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से बनते हैं, जिसको VSEPR थ्योरी कहते हैं। तो वो VSEPR थ्योरी को एक बार देख लेना, मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके स्ट्रक्चर का नाम होता है सीसॉ स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर की हम बात करूं तो बेटा जी इसका होता है हमारे पास टी शेप स्ट्रक्चर, और इसका हमारे पास स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है, लीनियर शेप की बात कर रहे हैं। और इसकी बात करें तो बेटा जी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड रहता है लेकिन ऑक्टाहेड्रल बनता है। शेप कैसी होती है इसकी शेप, देखो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी, सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इसके पास सराउंडिंग एटम अपॉन 2,
10/2 इज इक्वल टू 4 और जब 5 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो बनता है मेरे पास TBP स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन सबको निकालनी आती होगी। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d है तो स्ट्रक्चर आपका ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगा। किस तरीके से? सल्फर ये आपका यहां बन जाएगा, लेकिन यहां पे फ्लोरीन 4 है इसके पास और एक इसके पास लॉन पेयर है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि सर लॉन पेयर को मैं इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड पे रखूं या जो ऊपर नीचे एक्सियल वाले बॉन्ड है वहां पर? तो बेटा जी हम लॉन पेयर को वहां रखेंगे जहां से रिपल्शन सबसे कम हो। तो वो रिपल्शन की कहानी आपको VSEPR थ्योरी बताता है। तो उसमें देखा गया कि लॉन पेयर इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे आप रख दो तो सबसे कम रिपल्शन फील करता है। तो ये आपके पास शेप बनती है किसकी? सी-सॉ स्ट्रक्चर की। इसको कहते हैं सी-सॉ स्ट्रक्चर। यहां पर आप चेक करो हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 उसके पास ऐसे एटम्स हैं जो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं अपॉन 2, तो यहां पे भी 5 आ जाएगा और 5 आया तो यहां पे भी sp3d और बेटा जी आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा TBP। और ये कहानी है तो देखो Cl और ये आपके पास फिर इस तरीके की कहानी बन जाएगी। अब क्वेश्चन आएगा कि सर अब क्लोरीन पर 2 लॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लॉन पेयर है, तो सर 3 बॉन्ड पेयर को कहां रखें और 2 लॉन पेयर? तो हम वही देखेंगे जहां पे लेस रिपल्शन हो तो एक बेटा जी हम यहां रख देते हैं और एक लॉन पेयर को हम यहां रख देंगे। तो फ्लोरीन आपके पास 3 जो आएंगे वो इस तरीके से आ जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को अगर मैं घुमा के सीधा कर दूं तो आपको टी शेप की तरह दिखाई देगा, इसलिए इसको कहते हैं टी शेप स्ट्रक्चर। इसका जब आप चेक करोगे तो देखो जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, सराउंडिंग एटम 4/2, ये 6 आ गया और यहां पर आ जाएगा आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर ये आ रहा है तो स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल, मतलब जीनोन कुछ इस तरीके की कहानी होनी चाहिए। अब जीनोन के पास 2 लॉन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है, तो 2 लॉन पेयर को दूर दूर पोजीशन पे रख देंगे। एक लॉन पेयर हमने यहां रख दिया और एक लॉन पेयर बेटा जी हम यहां रख देंगे, तो जो हमारे पास 4 फ्लोरीन है वो इस तरीके से आ जाएंगे और जो आपको शेप दिखाई दे रही है वो स्क्वायर प्लेनर की है। स्ट्रक्चर में लॉन पेयर काउंट किए जाते हैं, शेप में लॉन पेयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तो इसका शेप आपको स्क्वायर प्लेनर दिखाई दे जाएगा। इसका देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालो 8 + 2/2, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा और 5 पर हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3d मतलब ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो देखो जीनोन ये इस तरीके से बनेगा। 3 इसके पास लॉन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर, 8 होते हैं टोटल। 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लॉन पेयर, तो वो 3 लॉन पेयर एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, एक यहां सबसे कम रिपल्शन रहता है। वो एक बार तुम VBT वो पढ़ लेना, मॉस्फेट थ्योरी समझ में आ जाएगा। तो एक फ्लोरीन यहां पर और एक फ्लोरीन यहां पर, तो बेटा जी देखो ये स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर को, इसी शेप को हम लीनियर कह देते हैं। ऐसे ही आप इसका निकाल लोगे तो आपको दिख जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल कहानी होती है। तो इस तरीके से मैंने सारे स्ट्रक्चर का फिनोमेना आपको समझा दिया। एक बार जितनी भी कहानी है और जितने भी एग्जांपल्स हो, सारे एग्जांपल्स को एक बार ट्राई करना। जितने भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, मुझे बताना कमेंट में, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा उन कमेंट्स का। और आपने अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, ये सारी चीजें सीख ली, तो आप 101% मतलब 2 या 3 मार्क्स का जो भी हमारे पास बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप 100% कर सकते हो और आप हर ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर आप चुटकियों में बना सकते हो अगर ये कॉन्सेप्ट आपने एक बार सीख लिया। तो आज की कहानी को मैं यहीं खत्म करता हूं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। बाकी इसी तरीके से हम अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे। थैंक यू सो मच।